चैप्टर 1 रीबर्थ एट 14। गर्म स्प्रिंग की सनलाइट पर्दों के बीच से झलक रही थी और सफ़ेद बेडशीट पर पड़ रही थी। बिस्तर पर लेटी हुई लड़की हल्की पीली दिख रही थी। उसके बाल पसीने से गीले थे और चेहरे से चिपक रहे थे। जियान आई की आईब्रोज हल्की सी तनी हुई थी और वो थोड़ी कंफ्यूज थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर नींद से भर गया हो। उसके नर्व्स थ्रॉबिंग कर रहे थे और दर्द ऐसा था जैसे फटने वाला हो। मैट्रेस पर उसकी पीठ को दर्द हो रहा था और पसीने से भीगी अंडरगार्मेंट्स शरीर से चिपक रही थी, जिससे असहजता बढ़ रही थी। उसकी आई लैशेज हल्की सी कांप रही थी और तभी जियान आई धीरे धीरे अपनी आईज खोल पाई। थोड़ी कंफ्यूजन में उसने सबसे पहले देखा पुराना क्लोजेट, जिसकी येलो पेंट उतर रही थी। बिस्तर के पास शाबी हैंडमेड बेडसाइड टेबल पर एक ग्रीन ग्लास वाज रखा था। उसमें एक मुरझाया हुआ डैफोडिल लगभग गिर ही रहा था और चेरी बॉल जैसा अलार्म क्लॉक बड़े आइज से उसे घूर रहा था। जियान आई के दिमाग में सिर्फ वाइट लाइट की झलक आई। उसका डिप्रेस्ड मन तुरंत शरीर में लौट आया और कमजोर शरीर बिस्तर से बैठ गया। अपने सराउंडिंग्स को देखते हुए उसने महसूस किया कि यह उसकी कैपिटल की हाई क्लास अपार्टमेंट नहीं थी। फिर भी सफ़ेद बेडशीट्स, हल्के मसलिन के पर्दे और कमरे के फर्निशिंग उसे बहुत फैमिलियर लगे। यह उसका घर नहीं था और न ही कैपिटल, यह उसका चाइल्डहुड होम था बायोन सिटी में, जहां वह बड़ी हुई थी। अविश्वसनीय। जियान आई ने कंफ्यूज्ड होकर चारों तरफ देखा। वो यहाँ क्यों थी? ये पुराना घर तो बहुत पहले ही डिमोलिश्ड हो चुका था। खुद के बारे में सोचते हुए जियान आई ने आइज बंद की और जितना हो सके सब याद करने की कोशिश की। वो इस ओल्ड हाउस में 17 साल तक रही और फिर यूनिवर्सिटी में कैपिटल चली गई। 19 साल की उम्र में उसकी मां कैंसर की वजह से चली गई और उसका एल्डर ब्रदर कंस्ट्रक्शन टीम में काम करने गया ताकि उसकी पढ़ाई का खर्च उठा सके। लेकिन उसने एक्सीडेंट कर दिया और दुनिया छोड़ दी। उसके बाद जियान आई के जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण फैमिली मेंबर्स उसे एक के बाद एक छोड़ गए जब वो यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में थी। फिर भी यह उसे पूरी तरह हराने वाला नहीं था। थोड़ी देर सौरों में रहने के बाद जियान आई ने डिसाइड किया कि वो भविष्य का सामना अकेले करेगी। कंस्ट्रक्शन टीम ने उसके भाई की मौत का मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दिया। जियान आई ने ओल्ड हाउस के डेमोलिशन से भी एक बड़ी राशि हासिल की। इस पैसे से जियान आई ने कैपिटल में अपने यूनिक स्किल्स और विजडम से बिजनेस शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिजनेस करने की नेचुरल सेंसिटिविटी थी। कुछ ही सालों में जियान आई ने कैपिटल के रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नाम कमाया और टेंस ऑफ मिलियंस की फीमेल बॉस बन गई। उसके दिमाग में आखिरी सीन फ्रीज हो गया। ड्राइवर उसे बिजनेस पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ले जा रहा था। इंटरसेक्शन पर उसके पास चल रही ट्रक अचानक साइडवेज हो गई। तो क्या वो मर गई थी? उसने अपनी आईज खोली और सब फैमिलियर और कंफ्यूजिंग चीज़ों को देखा। या हो सकता है कि उसकी रियल लाइफ सिर्फ एक ड्रीम हो? बिस्तर से उठते हुए जियान आई ने स्किलफुली क्लोजेट खोला। दरवाजे के अंदर मिरर लगा हुआ था। मिरर में उसका चेहरा पीला और शरीर पतला दिख रहा था। ये साफ था कि वो अभी भी सीवियर इलनेस से रिकवर नहीं हुई थी। लेकिन ये भी वही मोसेउब थी जो वो पहले दिखती थी। उसने हाथ उठाया और धीरे धीरे अपने चेहरे को छुआ। इतना रियल लग रहा था कि जियान आई की आंखों में आंसू आ गए। क्लोजेट के ऊपर उसके हाई स्कूल यूनिफॉर्म रखे थे। ये ओल्ड फैशन्ड और फ्रेंडली कलर्स में था। इसी समय बाहर से अचानक दरवाजे की आवाज़ आई। जियान आई का दिल जोर से धड़कने लगा और उसका शरीर इनवॉलंटरीली कांप गया। वो दरवाजे की ओर दौड़ी और खोला। छोटे लिविंग रूम में वैंग यून में अपने हाथ में रखे फ्रूट्स नीचे रख रही थी। आवाज़ सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। जब उसने अपनी बेटी को दूर पर खड़ा वॉर्न लुक के साथ देखा तो एक्सक्लेम्ड, ओह सीओ आई, तुम बिस्तर से इतनी जल्दी क्यों उठ गई? वापस जाकर लेट जाओ, कोल्ड मत लगना। बोलते हुए वैंग यून में जल्दी से जियान आई की ओर बढ़ी। जैसे ही वो उसे रूम में मदद करने वाली थी, उसकी बेटी अचानक उसे गले लगा लिया। मॉम, जियान आई ने लगता है अपनी पूरी ताकत लगाकर मॉम कहा। वो अब खुद को रोक नहीं सकी और अपनी माँ की बाहों में गिर गई और रोने लगी। जियान आई की मेमोरी में उसकी माँ हमेशा से नाइट क्लब में एस्कॉट का काम करती थी। ये दूसरों की नज़र में इंडीसेंट जॉब थी और इसी कारण नेबर्स उसकी माँ की क्रिटिसिज्म करते थे। मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स और अंकल्स भी एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट नहीं रखते थे। इसके अलावा उसकी माँ घर के पास ही स्ट्रीट पर एक स्मॉल स्टॉल रेंट पर लेती थी। हर सुबह जल्दी उठकर फ्राइड डो स्टिक्स बनाकर ब्रेकफास्ट बेचती। उसने ये जीवन 10 सालों से किया, सिर्फ अपनी बेटी और बेटे की मदद के लिए।
जियान आई और उसके भाई को उनके पिता के बारे में कुछ पता नहीं था। माँ ने कभी नहीं बताया और उन्होंने कभी नहीं पूछा। उनके दिल में सिर्फ माँ और भाई महत्वपूर्ण थे। लेकिन जब वो 19 साल की थी, भगवान ने फिर से उसका मजाक उड़ाया। उसकी माँ को टर्मिनल लिवर कैंसर हुआ और सिर्फ 2 महीने में चली गई। इससे पहले ही मुश्किल फैमिली और भी मुश्किल हो गई। वो अपने माँ को आखिरी बार नहीं देख सकी क्योंकि वो कैपिटल में यूनिवर्सिटी में थी। अपनी माँ की फेमिलियर फ्रेग्रेंस महसूस करते हुए जियान आई इतना रोई कि लगभग वीक हो गई। अगर ये सब ड्रीम था तो वो अपनी सारी चीजें देकर इस ड्रीम में रहना चाहती थी और जागना नहीं चाहती थी। दूसरी ओर वांग यून में अपनी बेटी के अचानक हक से स्टार्टल्ड हो गई। जब वो समझी, उसने जल्दी से अपनी बेटी की पीठ थपथपाई। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, तुम क्यों रो रही हो? जल्दी वापस जाकर लेट जाओ। तुम्हारी फीवर अभी अभी कम हुई है, फिर से कोल्ड मत लगना। अपनी बेटी की रेड आइज देखकर वांग यून में मुस्कुराई। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें डर लग गया था, इसलिए इमोशंस फ्लक्चुएट कर सकते हैं। मुझे कैसे पता था कि इतना फ्लक्चुएट होगा? ये पहली बार है कि माँ ने तुम्हें इतनी हार्ड रोते देखा। उसने आंसू पोंछे। हालांकि जल्दी काम नहीं हुई, जियान आई ने फिर भी नॉर्मल प्रिटेंड किया और बोली, मॉम, मैं पहले शावर लेना चाहती हूँ। मेरा शरीर स्टिकी और अनकंफर्टेबल है। ठीक है, पहले शावर लो। मैं बेडशीट्स बदल दूंगी। शायद ये पूरी तरह से स्वेट महंगी हुई है। वांग यूनमे ने अस्यूम किया कि उसकी बेटी फ्राइटेंड थी, इसलिए ज्यादा नहीं सोचा। बाथरूम में सिंपल शावर हेड इंटरमिटेंटली पानी स्प्रे कर रही थी। जियान आई का मन धीरे धीरे काम हो गया। ये स्प्रिंग की शुरुआत थी 2002 में, एक्सीडेंट के 12 साल पहले। ये सब ड्रीम नहीं था। वो 12 साल पहले 14 साल की उम्र में वापस आ गई थी। लेकिन अगर वो इस लाइफ में कुछ चेंज नहीं कर पाई तो इस अवसर का क्या फ़ायदा? इसलिए जियान आई ने फिस्ट्स क्लेंच किए और खुद से वादा किया, इस बार वो अपनी माँ और भाई को बचाएगी और अपने फैमिली का जीवन बदलेगी। चैप्टर 2 द एल्डर ब्रदर हु डोटेड ऑन जियान आई। अर्ली स्प्रिंग की शाम अभी भी थोड़ी ठंडी थी, खासकर बायुन सिटी में, जो चीन के उत्तर में स्थित एक इकोनॉमिक सिटी थी। जियान आई लिविंग रूम के सोफा पर बैठी थी, कंधों पर ब्लैंकेट डाली हुई थी। सामने कॉफी टेबल पर गर्मागर्म खाना रखा था, टमेटो के साथ फ्राइड एग्स, स्वीट एंड सावर पोर्क और एक बोल सूप जिसमें फिश हेड और टोफू था। डिश के पास 2 साफ रेड एप्पल्स रखे थे जो फ्रूट स्टॉल के सबसे महंगे दिख रहे थे। उसकी माँ हमेशा उससे ऐसा ही बर्ताव करती थी। भले ही उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, उसकी माँ हमेशा कोशिश करती थी कि खाने और पढ़ाई में उसे सबसे अच्छा मिले। इस समय वांग यून में पहले ही काम पर जा चुकी थी। जियान आई ने खाना खाने के बाद साफ कपड़े पहन लिए और बाल पोनीटेल में बांधे। उसने शूज पहनने से पहले मिरर में खुद को देखा और फिर बाहर निकली। अप्रैल और मई में बायुन सिटी लेट ऑटम की तरह गीली और ठंडी होती थी। जियान आई ने कोट कसकर ओढ़ा और चारों तरफ देखा, याद करते हुए सब कुछ जो उसका चाइल्डहुड फेमिलियर था। बायुन सिटी जिन प्रोविंस में एक प्रोविंशियल कैपिटल थी। यह एक महत्वपूर्ण ट्रेड हब और इकोनॉमिक सिटी माना जाता था और इसे 5 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया था: हैचिंग डिस्ट्रिक्ट, जोंगलू डिस्ट्रिक्ट, साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ सिटी डिस्ट्रिक्ट और वनबाओ डिस्ट्रिक्ट। सबसे प्रॉस्परस सिटी सेंटर हैचिंग डिस्ट्रिक्ट था, जबकि जियान आई का घर साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट में था, जिसे स्लम्स भी कहा जाता था। साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट के ज्यादातर लोग गरीबी में रहते थे और पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉल बिल्डिंग्स की गिनती एक हाथ से की जा सकती थी। ज्यादातर घर फ्लैट या 2-3 मंजिला रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थे। इस बसलिंग बायुन सिटी में ये जगह थोड़ा अलग लगती थी। अदबाई आधे घंटे से अधिक चलने के बाद जियान आई जोंगलू डिस्ट्रिक्ट में स्टारलाइट बार के सामने रुकी। बार के एंट्रेंस पर कई यंग मैन ग्रुप्स में खड़े थे और जोर की आवाज आ रही थी। जियान आई थोड़ी नर्वस थी, लेकिन ज्यादा एक्साइटेड और एक्सपेक्टेंट भी थी क्योंकि उसका ब्रदर जियान यू यहाँ काम करता था, अपने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के लिए, अधिक पैसा कमाने के लिए। उसका भाई कंस्ट्रक्शन टीम में कंस्ट्रक्शन वर्क करता था। उसने अपनी यूथ की मेहनत की थी, लेकिन उसके जीवन का अंत कंस्ट्रक्शन साइट पर एक गिरती हुई चीज की वजह से हो गया। अब भी जियान आई को अपने ब्रदर की डेड बॉडी का सीन सोचने की हिम्मत नहीं थी। लिटिल गर्ल, क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? बच्चों को अंदर नहीं आने देते। जैसे ही वो मेन एंट्रेंस पर पहुंची, एक ब्लॉन्ड सिगरेट मुंह में लिए जियान आई की ओर देखकर पूछा। ब्लॉन्ड अच्छा आदमी नहीं लग रहा था, लेकिन उसका टोन ठीक था। जियान आई ने रुककर ब्लॉन्ड को देखा और फिर हेड हिलाया। मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। ब्लॉन्ड उठकर जियान आई का अंदाजा लगाया।
उसने स्मोक ली और आईब्रोज उठाए। किसे ढूंढ रही हो? यहाँ अभी कोई कस्टमर नहीं है। मैं कस्टमर नहीं ढूंढ रही, मैं जियान यू को ढूंढ रही हूँ। वो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, जियान आई ने जल्दी से कहा। ओह, तुम जियान यू को ढूंढ रही हो? ब्लॉन्ड ने जियान आई की ओर मीनिंगफुली देखा और फिर मुस्कुराया। दरवाजे पर वेट करो, मैं अंदर जाकर उसे बुला दूंगा। ब्लॉन्ड के बार में जाने के बाद जियान आई ने गहरी सांस ली। स्टारलाइट बार जोंगलू डिस्ट्रिक्ट का सबसे अच्छा बार माना जाता था। यंग लोग ऐसे जगहों पर जाना पसंद करते थे और पास के कई आउट ऑफ स्कूल यूथ्स ऐसे जगहों पर काम करने को तैयार रहते थे। उनका काम सिर्फ रात में होता था और महीने में 800 या 1000 युआन कमा सकते थे। 20 के दशक में यह अच्छा इनकम माना जाता था। उसका एल्डर ब्रदर जियान यू उससे 4 साल बड़ा था और अभी 18 साल का हुआ था। वो लगभग 1 साल से स्टारलाइट बार में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था। उसका भाई उससे बहुत प्यार करता था। जियान आई को अब भी याद था कि जब भी वो हर महीने पहली तारीख को सैलरी पाता, वो सीक्रेटली आधा पैसा उसे पॉकेट मनी के रूप में देता। बाकी पैसा उसकी माँ को देता और खुद के पास केवल कुछ रुपए बचते। देखो, वो लड़की व्हाइट स्वेटर में। जैसे ही वो बार से बाहर आया, जियान ने जियान आई को देखा। उसने ब्लॉन्ड के सिर पर हाथ मारा। लड़की, तुम्हें शाप, यह मेरी बहन है। जैसे ही उसने ये कहा, जियान आई की ओर दौड़ा। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और वरीद होकर कहा, तुम ठीक होने के बाद बाहर क्यों भाग गई और यहाँ आए? जियान यू ने चारों तरफ देखा और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? चलकर आए हो? जियान यू 1.8 मीटर्स लंबा था, उसकी थिक आईब्रोज और बड़े आइज थे और वो बहुत एनर्जेटिक दिखता था। जब वो बोलता, उसकी आईब्रोज जियान आई के लिए कंसर्न से भरी होती। अपने एल्डर ब्रदर को देखकर जियान आई को फिर से ऐसा लगा जैसे ये पिछली जिंदगी का समय हो। उसका दिल गर्म हो गया और उसे गला सूख गया। वो ऑलमोस्ट रोने लगी। क्या हुआ सीओआई? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। जियान यू अब और नर्वस हो गया क्योंकि जियान आई साइलेंट थी। जियान आई ने जल्दी से ट्रांस से बाहर आकर कहा, मैं ठीक हूँ ब्रदर। मैं बस थोड़ी वॉकिंग पर आई थी। मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहती थी। उनका घर साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट में था और वह अभी जोंगलू डिस्ट्रिक्ट में थी। पैदल वहां पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगता। ये सुनकर कि जियान आई वॉकड ओवर, जियान यू गुस्सा नहीं हुआ। वो वरीब था और उसका दिल दुख रहा था। अर्जी, मुझे अपनी सिस्टर को घर भेजना है। ब्रदर डोंग से लीव लेने में मदद करो। जियान यू अचानक घूमकर उस ब्लॉन्ड से चिल्लाया जो दूर से देख रहा था। ब्लॉन्ड ने हाथ से सिग्नल दिया कि उसने मैसेज पा लिया। ये देखकर जियान आई एम्बैरेस्ड होकर मुस्कुराई। सॉरी ट्रबल देने के लिए ब्रदर। ये सुनकर जियान यू हेल्पलेस मुस्कुराया। कोई बात नहीं, वैसे भी वीकेंड नहीं है, बा बिजी नहीं है। मैं वरीड था अगर तुम अकेले वॉक करके जाओगी। जियान आई तुरंत जाकर जियान यू की आर्म को हक कर लिया। उसका भाई टॉल और स्ट्रॉन्ग था जिससे उसे सुरक्षित महसूस हुआ। वो और उसकी माँ हमेशा ऐसे वॉकिंग पसंद करती थी। ये तुम्हारे लिए है। जियान यू अचानक अपनी पॉकेट से एक छोटा ऑब्जेक्ट निकालकर जियान आई को दिया। जियान आई ने ऊपर देखा और देखा कि यह लिटिल बॉल कैरेक्टर वाले हेयर क्लिप्स थे। थैंक यू ब्रदर। जियान आई खुशी से उन्हें लिया और ऊपर देखकर ग्रिन किया। जियान यू प्यार से मुस्कुराया। मैंने इसे नाइट मार्केट में स्लूचजनो देखा। तुम्हें लिटिल पीच पसंद नहीं था? 2 युआन की बात के लिए फॉर्मल मत बनो। क्या लिटिल पीच? उसका नाम लिटिल बॉल है। जियान आई मुस्कुराई। ठीक है, ठीक है, लिटिल बॉल। भाई बहन जियान यू की मोटरसाइकिल की ओर चल पड़े। रास्ते में जियान आई पीछे बैठी और अपने हाथ ब्रदर के वेस्ट पर डाल दिए। बायोन सिटी की नाइट विंड उसके चेहरे पर लगी, ठंडी और गीली। लेकिन इस समय जियान आई का दिल बेहद गर्म और अनप्रेसिडेंटेड रूप से खुश था। उस रात सोने से पहले जियान आई ने स्कूल बैग पैक किया, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म निकाली और उसे आयरन किया। कुछ दिन पहले उसे हाई फीवर था और वो स्कूल नहीं गई थी। अब वो ठीक थी। भले ही जियान आई ने पिछली लाइफ में जो कुछ सीखा था याद रखा, वो कल स्कूल लौटने का प्लान बना रही थी। शायद ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट था, लेकिन बिस्तर पर लेटे हुए जियान आई लंबे समय तक सो नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे वो वरीब थी कि सब कुछ खो जाएगा जब वो उठेगी। वो फिर से सक्सेसफुल बिजनेसवुमन बन जाएगी और अपनी माँ और भाई को फिर नहीं देख पाएगी। चैप्टर 3 डिफाइंग फेट, द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ एस्पर। रात को जियान आई का एक बहुत ही रियलिस्टिक ड्रीम आया। इस ड्रीम में उसने कोई भी इंसान नहीं देखा और कोई भी सीन नहीं था।
उसने सिर्फ शब्द देखे, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई एंशंट लेजेंड या लॉस्ट सेक्ट देख रही हो। अचानक उसके दिमाग में एक साफ आवाज गूंजने लगी। प्राइमोर्डियल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल सेक्ट का फाउंडर यू जियांग अपनी लाइफ टाइम में लाइफ लॉन्ग लर्निंग की खोज में लगा रहा। उसने उन लोगों को चुना जो फेट को चुनौती देते हैं और अपने रक्त में उन्हें इंटीग्रेट कर दिया। वो सब चीज़ों का निर्णय करता है। यह आवाज़ विशाल और माइटी थी, दूर और एथेरियल, जैसे किसी पुराने समय और जगह के व्यक्ति की कॉल। सो रही जियान आई अचानक जाग गई और देखा कि शब्द उसके ऊपर की स्पेस में भरे हुए थे। डिफाइड फेट, ये पहले शब्द थे जो जियान आई के दिमाग में आए। उसके ड्रीम में उसने याद किया कि उसने ये शब्द सुने थे। इसमें कहा गया था कि जो लोग फेट को चैलेंज करते हैं वो अपने ब्लड लाइन को उनमें इंटीग्रेट कर देगा। उसने अपने आंखें ऊपर उठाकर सामने के गोल्डन शब्दों को देखा। यह एक एंशिएंट सेक्ट की सीक्रेट मैनुअल थी। इसमें फाउंडर यू जियांग के 12 सेट्स मेंटल कल्टिवेशन टेक्निक्स का विवरण था। जियान आई के ध्यान से पढ़ने से पहले हजारों गोल्डन शब्दों ने लाइफ पाई और सीधे उसके दिमाग में उड़ गए। अचानक हाई कॉग्निटिव एनर्जी ने जियान आई के दिमाग को जलाए जैसा महसूस कराया। उसे लगा कि उसका दिमाग स्वेल और हीट हो रहा है और बहुत दर्द हुआ। 2 मिनट से कम समय में यह एनर्जी फेड हो गई। अब जियान आई आसानी से 12 सेट्स मेंटल कल्टिवेशन टेक्निक्स कह सकती थी, जैसे कि यह पहले से उसके दिमाग में एनग्रेव हो चुकी हो। जियान आई बिस्तर पर बैठी और लिटिल बॉल अलार्म क्लॉक की ओर देखी। उसने हाथ उठाया और बेडसाइड टेबल का अलार्म क्लॉक जियान आई की ओर उड़ आया। जियान आई सरप्राइज और खुश दोनों हुई। उसने सोचा था कि उसकी रीबर्थ हेवन का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है, लेकिन किसने सोचा था कि उसे एंशिएंट सेक्ट से एक स्किल सेट का भी उपहार मिलेगा। यह निश्चित रूप से एक सुखद सरप्राइज था। रीबर्थ पहले ही उसके लिए हार्ड टू बिलीव थी, और अब उसने 12 सेट्स मेंटल कल्टिवेशन टेक्निक्स भी सीख ली थी। अगर ये सब नहीं हुआ होता, जियान आई कभी विश्वास नहीं कर पाती कि ऐसी चीजें इस दुनिया में हो सकती हैं। सुबह जागने पर समय सुबह के 6 बजे हो चुका था। जियान आई जल्दी से वॉश अप की, स्कूल यूनिफॉर्म पहनी जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था, स्कूल बैग उठाया और बाहर चली गई। इस समय उसकी माँ और भाई ब्रेकफास्ट स्टॉल में व्यस्त थे। जियान आई हर सुबह स्कूल जाने से पहले वहां ब्रेकफास्ट करती थी। COI, जैसे ही वो चल रही थी, पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। जियान आई रुकी और पीछे देखी। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग उसी की थी, वही यूनिफॉर्म पहने, उसके पीछे दौड़ रही थी। गुआन टाओ जियान आई की क्लासमेट और बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों साथ में बड़े हुए थे। किंडरगार्टन से हाई स्कूल तक वे एक ही जगह में रहते थे। यूनिवर्सिटी जाने पर अलग अलग स्कूल्स में गए क्योंकि उनके आइडियल्स अलग थे, लेकिन फिर भी बेस्ट फ्रेंड्स रहे। गुआन टाओ अपनी प्रीवियस लाइफ में एक रिच सेकंड जनरेशन से शादी करके ट्विंस की मां बनी। दोनों बेटे थे। वो अपने इन लॉज घर में आराम से जीवन जी सकती थी। तुम ठीक होने के बाद स्कूल जा रही हो? क्यों घर पर कुछ और दिन रेस्ट नहीं किया? गुआन टाओ कंसर्न के साथ पूछी। जियान आई ने उसे यंग देखकर थोड़ी देर स्टन रही। फिर उसने कहा, मैं ठीक हूँ। कुछ दिन स्कूल नहीं गई थी। अगर अभी नहीं जाऊंगी तो कैचअप नहीं कर पाऊंगी। गुआन टाओ ने देखा कि जियान आई का एक्सप्रेशन सच में बेहतर हुआ है और वो रिलीव्ड हुई। फिर उसने साई करके कहा, फ्यूचर में ली यून में और बाकी से प्रोवोक मत करना। वे रिच और पावरफुल हैं। उन्होंने इस बार तुम्हें पॉन्ड में धकेला। अगली बार अगर वे कुछ ज्यादा करें तो? जियान आई स्टन रही। उसे याद आया कि उसे फीवर था क्योंकि वो पानी में गिर गई थी। क्यों उसे याद नहीं था कि यह ली यून में से जुड़ा था? अचोंग बायून सिटी का टॉप हाई स्कूल था। वहाँ के स्टूडेंट्स रफली 2 टाइप्स के थे, एक रिच और पावरफुल और दूसरे पढ़ाई में अच्छे और स्कॉलरशिप्स पाने वाले। जियान आई और गुआन टाओ दूसरे टाइप में आती थी। अन्यथा ऑर्डिनरी फैमिलीज एक्सपेंसिव स्कूल फीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन जो स्कॉलरशिप्स पाते थे वे माइनॉरिटी होते थे, क्योंकि एडोलेसेंट गर्ल्स क्लीक्स बनाना पसंद करती थी। जियान आई और गुआन टाओ, जो साउथ सिटी डिस्ट्रिक्ट के स्लम्स में रहती थी, नेचुरल आइसोलेटेड या बुलीड होती थी। लेकिन जियान आई को ली यूनमे के पॉन्ड में धकेलने की कोई याद नहीं थी। ये कभी उसकी प्रीवियस लाइफ में नहीं हुआ था। शायद रीबर्थ के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई थी। COI, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं समझ गई, जियान आई ने जल्दी से जवाब दिया। उनके फैमिली का ब्रेकफास्ट स्टॉल स्ट्रीट के अंत में था। लोकेशन अच्छी थी, इसलिए पास में अकेला स्टॉल नहीं था। आंटी में COI और मैं बाहर बैठ गए हैं, गुआन टाओ बिजी वांग यून में से कहा। ठीक है, थोड़ी देर वेट करो, मैं आ रही हूँ।
वांग युनमे ने जवाब दिया और व्यस्त रही। ब्रेकफास्ट स्टॉल का बिजनेस हर दिन लगभग वही रहता था और उनके पास फिक्स्ड कस्टमर फ्लो था। वांग युनमे के फ्राइड डो स्टिक्स डिलिशियस थे, इसलिए जो लोग पसंद करते थे वे स्टॉल पर आते थे। ब्यूटीफुल लेडीज, आप क्या खाना चाहेंगी? तभी जियान यू टेबल पर आया और स्माइल करते हुए पूछा। जैसे ही ग्वान टाओ ने जियान यू देखा, उसकी आंखें चमक गईं। लेकिन उसने कुछ कहने से पहले जियान आई ने कहा, सोय मिल्क, फ्राइड डो स्टिक्स और 2 टी एग्स। ब्रदर, जल्दी करो, हम समय पर नहीं पहुंचेंगे। ठीक है। जियान यू ने आईब्रोज उठाए और स्टॉल में वापस चला गया। ग्वान टाओ ने मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें जियान यू को देख रही थीं। ठीक है, देखना बंद करो, तुम्हारी आंखें निकल जाएंगी, जियान आई हंसते हुए ग्वान टाओ से बोली। ग्वान टाओ ने पाउट किया और आंखें घुमाईं। आंटी मे सच में अच्छी हैं। तुम और तुम्हारा भाई दोनों इतने अच्छे दिखते हैं। जियान आई फेयर थी और ओवल फेस वाला। उसके फेशियल फीचर्स एक्सक्विजिट नहीं थे, लेकिन वो क्लासिक ब्यूटी थी। दूसरी ओर जियान यू थिक आईब्रोज, बड़े आईज और बड़े वाइट टीथ वाला था। जब वो मुस्कुराता, वो छोटे सूरज जैसा दिखता। ज्यादा लड़कियां उसे रेजिस्ट नहीं कर सकती थीं। लेकिन ये सच है, आंटी में भी अच्छी दिखती हैं। तुम्हारे जीन्स अच्छे हैं, ग्वान टाओ ने जोड़ा। वो सही थी। वांग युनमे ने 17 साल की उम्र में जियान यू को जन्म दिया। 21 साल की उम्र में जेयन एआई को। अब वो 35 साल की थी। यह विश्वास करना मुश्किल था कि उसके 2 बच्चे ऐसे उम्र के हैं। एक 35 साल की मिडिल एजड वुमन का काम नाइट क्लब होस्टेस था। अगर लोग जान जाएं, तो शायद हंसते। लेकिन वांग युनमे अलग थी। वो जन्म से सुंदर थी और 35 साल की होने के बावजूद उसकी स्किन टाइप थी और फिगर सेक्सी। वो यंग लड़कियों से भी ज्यादा चार्मिंग थी। चैप्टर 4, स्कूल में वापसी। कुछ समय बाद जियान यू 2 बोल सोय मिल्क लेकर बाहर आया। वो उनके टेबल की ओर गया और उन्हें धीरे से रख दिया। ड्रिंक इट वाइल हॉट, शुगर डाल दी है। थैंक यू, ब्रदर यू। ग्वान टाओ मुस्कुराई और जियान यू को अपने गम्स दिखाना चाहिए। जियान यू ने कहा, डोंट स्टैंड ऑन सेरेमनी। उसने एक स्टूल खींचा और जियान आई के पास बैठ गया। फिर उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और रोल किया हुआ 10 युआन निकाला। उसने जियान आई को दिया और कहा, सीओआई, स्कूल में अच्छा खाना खा लेना। जियान आई ने सोय मिल्क पीना रोक दिया और 10 युआन को देखा। उसने ब्लिंक किया और कहा, मेरे पास पैसे हैं। ब्रदर, यह अपने पास रखो। हाई स्कूल में प्रवेश करने के बाद उसकी माँ हर महीने की शुरुआत में उसे 200 युआन लिविंग अलाउंस देती थी। 200 युआन ऑर्डिनरी हाई स्कूल के लिए काफ़ी होता, लेकिन अजोंग में टिपिकल लंच लगभग 5 युआन का होता। अगर वो कुछ दिन अच्छे खाने के लिए खर्च करे तो महीने के अंत से पहले 200 युआन खत्म हो जाते। फॉर्चुनेटली, उसका भाई हर महीने अपनी सैलरी का आधा हिस्सा सीक्रेटली उसे देता था। उनकी माँ को इसकी जानकारी नहीं थी। वो हमेशा सोचती थी कि उसका भाई अपनी सैलरी का आधा हिस्सा पॉकेट मनी के रूप में रखता है, लेकिन सच में वो सब उसे दे देता। वो जानता था कि अजोंग किस तरह का स्कूल है और डरता था कि उसके क्लासमेट उसे लुक डाउन न करे। इस तरह जियान आई के पास हर महीने 500-600 युआन लिविंग अलाउंस होती थी, जो एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए काफ़ी थी। लेकिन जियान आई इस पैसे को एक्स्ट्रावेगेंटली खर्च नहीं करती थी। हर दिन वो सबसे सस्ता लंच खाती और बाकी पैसे सीक्रेटली सेव करती। लो, ले लो, मैं कल अपनी सैलरी लूँगा। जियान यू पैसे जियान आई के हाथों में दे दिया। जियान आई कुछ कहने से पहले वो खड़ा हुआ और कहा, खाना फिनिश करो और स्कूल जाओ। मैं बिजी होने वाला हूँ। ओह माय, बिग ब्रदर यू तुम पर बहुत अच्छा है। ग्वान टाओ की आंखों में रेड हार्ट्स बन गए और उसने एक्सप्रेशन एग्जैजरेट किया। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मुझे बिग ब्रदर यू जैसे आदमी से शादी करनी होगी। स्टॉप। जियान आई ने ग्वान टाओ को देखा और कहा, तुम किसी को लाइक कर सकती हो, लेकिन मेरे ब्रदर को नहीं। जियान आई ने ग्वान टाओ के एंथुजियाज्म पर बकेट ऑफ कोल्ड वाटर डाल दिया। आई नो, अगर मैं नहीं कर सकती तो ठीक है, किसको डराने की कोशिश कर रही हो? ग्वान टाओ का एक्सप्रेशन देखकर जियान आई हंसना चाहती थी। उसका मतलब कुछ और नहीं था, बस इतना था कि ग्वान टाओ की प्रीवियस लाइफ स्मूथ सेलिंग थी। वो नहीं चाहती थी कि ग्वान टाओ अपने एल्डर ब्रदर पर और एनर्जी वेस्ट करे। इससे उसे खुद के लिए बहुत डिटूअर्स बचेंगे। अजोंग जोंगलू डिस्ट्रिक्ट और हैचिंग डिस्ट्रिक्ट के जंक्शन पर स्थित था। हर सुबह वे स्ट्रीट एंट्रेंस के बस स्टॉप से बस लेते और लगभग आधे घंटे में स्कूल पहुंचते। इस समय स्टूडेंट स्कूल में एंटर करने वाले थे।
जियान आई भी क्राउड का पालन करती हुई मेन गेट से स्कूल में चली गई। अपने पास्ट में फेमिलियर चीज़ों को देखकर उसने नेचुरल रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक्साइटमेंट और नर्वसनेस को नहीं रोक पाई। देखो, क्या वो जियान आई नहीं है? अरे, सच में, क्या वो ड्राउनिंग से नहीं मरी थी? बकवास मत करो। उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था। कितने दिन हो गए? वो इतनी जल्दी स्कूल में क्यों है? जैसे ही वो स्कूल में पहुंची, उसने अपने चारों तरफ कई विस्पर्स सुनी। भले ही दूसरे डिलिबरेटली डिस्टेंस बनाए और आवाज़ लो रखी, जियान आई फिर भी सुन सकती थी। शायद इसका कुछ कनेक्शन उसके मेंटल कल्टिवेशन टेक्निक्स से था। लेकिन जियान आई ने ऐसा कुछ सुना नहीं। वो अपनी फॉलिंग इनटू वाटर की डिटेल्स बिल्कुल याद नहीं करती थी। गुआन टाओ कहती थी कि ली युनमे ने उसे धकेला। इसके कारण को वो धीरे धीरे समझेगी। चैप्टर 5 द फीमेल टायरेंट इन क्लास। जियान आई अपने ईयर 1 क्लास 3 के क्लासरूम के सामने रुक गई। स्टूडेंट्स क्लासरूम में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। सब कुछ जियान आई के लिए अनरियल और रियल दोनों ही महसूस हो रहा था। उसने दूर को धक्का दिया और अंदर गई। जब स्टूडेंट्स ने देखा कि जियान आई दूर पर खड़ी है, सब बोलना बंद कर दिए। ये रिएक्शन ऐसा था जो तुरंत किसी को आइसोलेटेड महसूस कराता। कुछ लोगों को अपने एक्सप्रेशन रिट्रैक्ट करने का समय भी नहीं मिला। जियान आई अपने दिल में बिटर स्माइल नहीं रोक पाई। वो इस सीन से बहुत फैमिलियर थी। हाई स्कूल के पूरे 3 साल में वो ऐसा आउटसाइडर थी जो कभी भी पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं हो पाई थी। कुछ देर बाद स्टूडेंट्स अपने काम में लग गए। किसी ने जियान आई से उसकी कंडीशन के बारे में नहीं पूछा। जियान आई के लिए अनइम्पॉर्टेंट लोगों का फॉल्स कंसर्न दिखाना कोई ज़रूरत नहीं था। अगर तुम एंटर नहीं कर रही तो साइड हो जाओ। क्या तुम डॉग गॉड बनने के लिए दूर पर खड़ी हो? इस समय पीछे से एक इम्पेशेंट फीमेल वॉइस आई। जियान आई ने मुड़कर देखा और उसके सामने डिस्डेनफुल और मॉकिंग आंखें देखीं। हालांकि उन्होंने 10 साल से ज़्यादा नहीं देखी थी, जियान आई ने सामने वाले व्यक्ति को तुरंत पहचान लिया। वो थी ली युनमे, वही कल्प्रिट जिसने उसे पॉन्ड में धकेला था। ली युनमे लंबी और पतली थी। उसका फेस छोटा और आइज बड़े थे। वो डॉल जैसी डेलिकेट दिखती थी। लेकिन जो उसे जानते थे वे जानते थे कि ली युनमे की सोल उसके प्रिंसेस लाइक अपीयरेंस के पीछे वायलेंट थी। इसके अलावा वो दूसरों को प्रोवोक करना पसंद करती थी। जियान आई को याद था कि एक बार एक लड़की दूसरी क्लास से, जिसे ली युनमे और उसके साथी टॉन्ट कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि लड़की ने कॉरिडोर में उस पर ग्लांस किया था। हाई स्कूल में जियान आई ने इस पर्सन से बचने की पूरी कोशिश की थी। उस समय वो कोई नहीं थी और सिर्फ पढ़ाई में इमर्स्ड रहती थी। इससे उसकी प्रेजेंस कम हो गई थी, इसलिए उसे ली युनमे से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। लेकिन रीबर्थ के बाद उसने सोचा भी नहीं था कि पहला व्यक्ति जिसे वह मिलेगी वो इसी क्लास की फेमस फीमेल टायरेंट होगी। जियान आई ने अपनी नज़रें हटा ली और बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए सीधे अपनी सीट की ओर चली गई। ली युनमे का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि जियान आई ने उसे इग्नोर किया। पास्ट में जियान आई अपना सिर अपने कॉलर में डालकर चल देती। अब उसने अभी रिएक्ट क्यों नहीं किया? जियान आई ने अपना बैग नीचे रखा और अपनी सीट पर बैठी ही थी कि ली युनमे उसके पास आ गई। उसने जियान आई के पास खड़े होकर जानबूझकर आवाज़ उठाई। जियान आई, मत सोचो कि लिन यी ने तुम्हें लव लेटर लिखा, इसलिए तुम स्मग हो। तुम्हें शायद नहीं पता कि लिन यी ने तुम्हें लव लेटर क्यों लिखा? क्योंकि उसने यान टियन और बाकी के साथ बेट किया था। वे देखना चाहते थे कि क्या नर्ड जैसी तुम लिन यी को पसंद करती हो। सही कहा। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम लिन यी के साथ हो सकती हो? तुमने तो उसे कन्फेस तक किया। क्या मजाक है? एक और लड़की ने ठंडे स्वर में कहा। जियान आई ने अपनी डेस्क ठीक करना बंद कर दिया। ये सुनकर सब कुछ जो उसे याद नहीं था अब क्लियर हो गया। लिन यी। जियान आई शायद ये नाम कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि लिन यी ही एकमात्र व्यक्ति था जिसे उसने अपनी यूथ में क्रश किया था। लेकिन जियान आई ने कभी किसी को नहीं बताया, इंक्लूडिंग लिन यी। बेशक लिन यी हैंडसम था, बास्केटबॉल अच्छा खेलता था, पढ़ाई में भी अच्छा था और चेयरफुल पर्सनालिटी का था। बहुत सारी लड़कियां उसे पसंद करती थी, इंक्लूडिंग ली युनमे। लेकिन ये सब जियान आई के लिए अब पास्ट में था। वो ये डिनाई नहीं कर सकती कि उसने हाई स्कूल के 3 पूरे साल लिन यी पर क्रश किया था। लेकिन अब उसका दिल बिल्कुल अनमूव था और उसे हंसी ही आ रही थी। ली युनमे ने उसे पॉन्ड में धकेलने का कारण शायद वही लव लेटर था जो लिन यी ने उसे दिया था। चैप्टर 6 What did that have to do with you? जियान आई ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और ली युनमे की तरफ इमोशनलेसली देखा।
फिर उसने ली युनमे से इतना जोर से बोला कि क्लास में हर कोई सुन सके, चाहे लिन यी ने मुझे लव लेटर दिया हो या नहीं, या उसने क्यों दिया, इसका तुमसे क्या लेना देना है। ली युनमे के बोलने का इंतजार किए बिना जियान आई ने अपनी नाक से ठंडी हंसी छोड़ी और आगे कहा, क्या ये हो सकता है कि तुम्हें लिन यी पसंद है? क्या इसलिए तुम इतनी एंग्री थी? क्या तुम जेलस थी इसलिए मुझे स्कूल पॉन्ड में धकेला? क्लास के सभी लोगों को पता था कि जियान आई पॉन्ड में गिरी थी, लेकिन सभी को पता नहीं था कि ली युनमे ने उसे धकेला था। अब जब जियान आई ने इसे इतनी कैजुअली कह दिया तो ली युनमे खुद थोड़ी एम्बैरेस्ड हुई। वो तुरंत ब्लश कर गई और चिल्लाई, जियान आई, मुझे बदनाम करना बंद करो। तुम्हारे पॉन्ड में गिरने से मेरा क्या लेना देना है? जब सराउंडिंग स्टूडेंट्स ने ये देखा, उनके एक्सप्रेशंस बदल गए और उन्होंने विस्पर करना शुरू कर दिया। क्या ली युनमे ने जियान आई को धकेला? तुम अभी तक नहीं जानते? मैंने 2 दिन पहले किसी से सुना। मैंने भी सुना। मुझे लगा कि यह फेक है, लेकिन सच में हुआ। बहुत ही ज्यादा। वो पॉन्ड 3 मीटर से ज्यादा डीप है। अगर कुछ हो जाता? अपने पुअर फैमिली बैकग्राउंड की वजह से जियान आई के ज्यादातर क्लासमेट उसे आइसोलेट करते थे, ना कि इसलिए कि वो अननोइंग थी। हालांकि जिन्होंने सच जाना वे उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि जियान आई इस मामले में इनोसेंट और पिटिफुल थी। ली युनमे को कभी इस तरह बात नहीं सुनी गई थी। यूजुअली कोई भी उसके साथ ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आज जियान आई ने उसे इनकंस्पिक्यूअसली रिब्यूक किया। उसने तुरंत महसूस किया कि उसकी सेल्फ एस्टीम हर्ट हुई और वह जियान आई के बाल पकड़ने की सोच रही थी। जियान आई, जैसे ही सभी सोच रहे थे कि ली युनमे जियान आई को सबक सिखाएगी, क्लासरूम डोर से एक क्लियर वॉइस आई। ली युनमे ने यह आवाज़ सुनी और उसका हाथ अचानक मड एयर में रुक गया। बाकी क्लास ने भी एक साथ दूर की तरफ देखा। क्लास 3 के दूर के बाहर एक फेयर स्किन्ड, एनर्जेटिक दिखने वाला लड़का खड़ा था। लड़के की उम्र 15 साल थी, लेकिन लगभग 1.8 मीटर्स लंबा था। उसके शॉर्ट हेयर थे और फ्रिंज उसकी आईब्रोज को ढक रही थी। केवल एक जोड़ी ब्राइट आईज दिखाई दे रही थी। उसके नोज के टिप पर अभी भी थिन लेयर ऑफ स्वेट थी। वो अपने लेफ्ट हैंड में बास्केटबॉल पकड़ रहा था। साफ दिख रहा था कि उसने अभी अभी कोर्ट्स में बास्केटबॉल खेला था। मॉर्निंग सन उसकी बैक पर चमक रही थी। एक रेडिश येलो लाइट का सर्कल उसके चारों तरफ था, जिससे वो और भी बेटर दिख रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि लिन यी था। जियान आई इंस्टिंक्टिवली उसकी तरफ देखी और लिन यी की नज़रों से मिली। कैन यू कम आउट फॉर अ वाइल? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लिन यी का एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं बदला और उसने सीधे जियान आई की तरफ हेड उठाया। क्लास के सभी लोग जियान आई की तरफ अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ देखने लगे। उन्हें नहीं लगा था कि लिन यी क्लास 3 के दूर पर आकर जियान आई को ढूंढेगा। क्या उसने जियान आई को लव लेटर बेट की वजह से नहीं लिखा था? जियान आई ने आयु नहीं किया। वो खड़ी हुई, ली युनमे के पास से होती हुई दूर की तरफ चली गई। जियान आई के क्लासरूम छोड़ते ही सब फिर से एक्सप्लोड कर उठे। डैम, क्या हो रहा है? क्या लिन यी सच में जियान आई को पसंद करता है? यह इम्पॉसिबल है ना? क्यों नहीं? जियान आई प्रिटी है। सही कहा। कॉरिडोर के दूसरी तरफ जियान आई लिन यी के सामने खड़ी थी। हाइट डिफरेंस की वजह से जियान आई को उसकी आंखों से मिलने के लिए थोड़ा सिर टिल्ट करना पड़ा। चैप्टर 7, एन अपॉलजी नीड्स सिंसियरिटी। लिन यी अभी भी वैसा ही था जैसा पहले था, लेकिन जियान आई अब पहले जैसी पैशनेट नहीं थी। क्या बात है? जियान आई ने सबसे पहले बोला। उसके टोन में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं था, जैसे लव लेटर वाला इंसिडेंट उसे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहा था। लिन यी ने थोड़ा ROWNING किया, जिससे वो यंग एडल्ट जैसा दिखा। उसने जियान आई को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मैंने अभी देखा। ली युनमे फिर से तुम्हें परेशान कर रही है ना? धीरे से साई करते हुए लिन यी ने आगे कहा, मैंने नहीं सोचा था कि शुरुआत में इतना ट्रबल होगा। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें पॉन्ड में धकेला गया, और यह सब मेरी गलती है, इसलिए तुम्हें ऐसे बुली किया जा रहा है। अगर तुम जानते हो कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, तो फिर तुम मुझसे दूर क्यों नहीं रहते, ताकि हम पेटी लोगों से बच सकें और वे मुझे और परेशानी न दें। जियान आई का टोन इंडिफरेंट था। लिन यी यह नहीं बता पाया कि जियान आई गुस्से में थी या नहीं, लेकिन जियान आई की रिएक्शन ने लिन यी को सरप्राइज किया। उसने पहले कभी उसे सीधी आंखों में नहीं देखा था और ना ही जोर से बात की थी। स्कूल में हर मिलने पर वो कुछ ग्लांसेस चोरी छुपे देखती और जल्दी से उसकी साइड से दूर हो जाती। उसका टोन और एटीट्यूड अभी ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से अलग व्यक्ति हो। लिन यी थोड़ा सरप्राइज और अनफेमिलियर महसूस कर रहा था। अपने आप को संभालते हुए
लिन यी ने हल्का नोट किया और कहा, मैं जानता हूँ। मैं बस माफ़ी मांगना चाहता था। अगर मैंने यान टियन और बाकी के साथ तुम्हें टीज करने के लिए बेट नहीं किया होता तो तुम्हें पॉन्ड में धकेला नहीं जाता। तो क्या तुमने बेट जीत लिया? जियान आई ने अचानक लिन यी से पूछा। लिन यी स्टन्ड हो गया। उसे कुछ समय लगा रिएक्ट करने में, लेकिन फिर भी उसने डमली नोट किया। हाँ, जियान आई को अचानक यह मजाकिया लगा। उसने अपने क्रश को याद किया और इसे इस सीन से कंपेयर किया तो ये काफ़ी फनी लगा। जियान आई ने अपने लिप्स इंडिफरेंटली दबाए और कहा, कैसा रहेगा? मैं तुम्हें माफ़ी मांगने का चांस देती हूँ। तुमने बेट जीती तो मुझे भी आधा क्रेडिट लेना पड़ेगा। तुम्हारे एडमायरर्स ने मेरे खिलाफ रिवेंज लिया। ये तो मेहनत है, इसलिए टोटल क्रेडिट के हिसाब से तुम्हें मुझे कैफेटेरिया में 1 महीने तक लंच ट्रीट करना पड़ेगा। हाँ, लिन ये समझ नहीं पाया कि जियान आई क्या कह रही है। वो कंफ्यूज दिख रहा था। अभी कुछ सेकंड पहले उसने उसे कहा था कि मुझसे दूर रहो ताकि मुझे परेशानी न हो। तुमने अभी मुझे दूर रहने को नहीं कहा था। लिन यी ने फ्राउन करते हुए पूछा। जियान आई ने ब्लिंक किया। मैं अपनी बात बदल रही हूँ। मैं पॉन्ड में खाली हाथ कूद गई। मुझे ट्रिक किया गया और मैं बीमार भी हो गई। और तुम माफ़ी मांगने आए हो ना? क्या तुम केवल बोलकर माफ़ी देने वाले हो? तुम्हें कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हारी सिंसियरिटी देख सकूं। लिन यी को समझ नहीं आया कि जियान आई अचानक ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन उसे लगा कि उसके वर्ड्स सही हैं। आखिर वो एक लड़का था, उसे रिस्पॉन्सिबल होना ही था। लिन यी ने नोट किया और कहा, ठीक है, सिर्फ 1 महीने का लंच। तुम जो चाहो ले सकती हो। यह मेरी तरफ से है। तभी जियान आई ने लिन यी की तरफ सेटिस्फेक्शन के साथ देखा। ठीक है, और कुछ नहीं है तो तुम जा सकते हो। क्लास जल्द ही शुरू होने वाली है। जैसे ही वो बोलता खत्म हुआ, जियान आई ने अपनी पीठ दिखाते हुए क्लासरूम में प्रवेश किया। लिन यी कॉरिडोर में खड़ा रहा और क्लास 3 के दूर को लंबे समय तक ब्लैंकली देखा, फिर धीरे धीरे साई ऑफ रिलीफ के साथ चला गया। असल में लिन यी को तब से ही गिल्ट महसूस हो रहा था जब उसने पता लगाया कि लिन युनमे ने उसे पॉन्ड में धकेला था। अगर जियान आई को कुछ नहीं होता तो ठीक था, लेकिन अगर कुछ होता तो वो खुद को दोषी मानता। अब जब जियान आई ने कॉम्पनसेशन मांगी, इसका मतलब था कि वो उसे माफ़ करने के लिए तैयार थी और लिन यी को रिलीफ महसूस हुआ। चैप्टर 8, तुम्हें सेरेमनी में मेरे साथ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। लिन यी का क्लास 3 में जाकर जियान आई को ढूंढने का न्यूज़ स्कूल में आग की तरह फैल गया। लगभग हर कोई इसके बारे में जान गया। रूमर्स हर तरफ उड़ने लगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सच क्या है। दोपहर का समय, स्कूल की कैफेटेरिया अजोंग की कैफेटेरिया स्कूल के दाहिने साइड में थी। ये 2 मंजिला बिल्डिंग थी जो काफ़ी बड़ी थी और डिशेस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थी। राइस, स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स, स्टीम्ड बन्स, नूडल्स के अलावा वहाँ लोकल स्पेशलिटीज़ भी थी, जैसे रोजियामो, माला सूप आदि। टेस्ट भी बहुत अच्छा था। लिन यी कैफेटेरिया के एंट्रेंस पर खड़ा था और दूर से क्राउड में जियान आई को देखा। पहले की तरह उसने नीटली आयरन स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था और सिंपल पोनीटेल में उसके बाल थे। लेकिन लिन यी की नज़रों में जियान आई पहले जैसी नहीं थी। अब वो पहले की तरह हेड नीचे करके लोगों में गुम नहीं होती थी। उसके पूरे शरीर से दूसरों से अलग टेम्परामेंट झलक रहा था। उसकी चमकती स्किन ग्लो कर रही थी। चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन लोग एक ही नज़र में उसे पहचान सकते थे। जियान आई ने भी लिन यी को देखा और जल्दी से उसके पास चली गई। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? लिन यी ने नोट किया। चलो अंदर चलते हैं। दोनों साथ में कैफेटेरिया में गए और सभी की सरप्राइज नज़रें उन पर टिक गईं। मॉर्निंग की रूमर्स अब गॉसिप में बदल गई और लोग 3 से 5 लोगों के ग्रुप्स में प्राइवेट बातचीत करने लगे। डैम, क्या ये सच में साथ हैं? क्या हो रहा है? जियान आई, लिन यी को जियान आई पसंद है? लगता है जैसे वो डम है। फूल्स हैव फॉर्चून। TSK, देखते हैं, ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। सही है, स्कूल में कम से कम 80 गर्ल्स हैं जो लिन यी को पसंद करती हैं। मुझे लगता है जियान आई को मुश्किल होगी। हाई स्कूल में मेल और फीमेल क्लासमेट का प्यार होना नया नहीं था। बस ये दोनों प्रोटैगनिस्ट्स का स्टेटस सबकी नज़र में बहुत अलग था। लिन यी स्कूल बास्केटबॉल टीम का वैंगार्ड था और वो टॉप स्टूडेंट भी था। उसका परिवार देश में एक फेमस फैशन ब्रांड का मालिक था, जिसकी मार्केट वैल्यू 100 मिलियन युआन से ज़्यादा थी। वो स्कूल में सबसे फेमस लोगों में से एक था। लेकिन जियान आई स्लम्स की सिंड्रेला थी। वो हर दिन अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाती थी। वो टिपिकल लो इनकम फैमिली का बच्चा थी जो अपनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रेजर करता था।
वो दूसरों से ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करती थी और क्लासमेट के गैदरिंग्स में हिस्सा नहीं लेती थी। वो जैसे कोई नोबडी थी और उसने कभी किसी को प्रोवोक नहीं किया। दूसरों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। ये दोनों जो बिल्कुल अलग बैकग्राउंड के थे, अब साथ हैं। कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। जियान आई और लिन यी ने भी सभी की डिस्कशन सुनी। लिन यी तुरंत लो वॉइस में बोला, क्या तुम नहीं डरती कि कोई तुम्हें ट्रबल देगा? ट्रबल में पड़ने से बेहतर है कि 1 महीने का फ्री लंच मेरे लिए ज़्यादा आकर्षक है। जियान आई ने हल्के से कहा, बिना किसी एम्बैरसमेंट के कि लोग उसकी चर्चा कर रहे थे। लिन यी को यह और भी स्ट्रेंज लगा। हालांकि उसने जियान आई के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं किया था और उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसे लगा कि जियान आई पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास कोई भी उसकी नज़र में प्रवेश नहीं कर सकता, और उसके आसपास इनविजिबल बैरियर था जो स्ट्रेंजर्स को रोक रहा था। भले ही वे साथ खड़े होकर बात कर रहे थे, लिन यी को अभी भी ऐसा लगा कि उसके और जियान आई के बीच एक बैरियर है जिसे वो पार नहीं कर सकता। क्या यह वही जियान आई थी जिसने उसका लव लेटर रिसीव किया था और फ्लश्ड फेस के साथ उसके पास दौड़ी थी और कहा था, लिन यी, मुझे भी तुम पसंद हो? जब वे अंत में विंडो तक पहुंचे, लिन यी ने जियान आई की ओर देखकर कहा, जो खाना लेना हो ले लो, मुझसे फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 9, फ्री मील टिकट, इट्स अ वेस्ट नॉट टू यूज इट। जियान आई फॉर्मल होने वाली नहीं थी। अगर होती तो उसने लिन यी से 1 महीने तक लंच फ्री में लेने की बात नहीं की होती। बिना सोचे समझे जियान आई आंटी से बोली, आंटी, मुझे एक सर्विंग दो, बीफ विद रोस्टेड पोटैटोज, ब्रेस्ड मीट बॉल्स, स्टर फ्राइड पोटैटोज और फ्राइड एग्स विद टमेटो। बीफ विद रोस्टेड पोटैटोज और ब्रेस्ड मीट बॉल्स कैफेटेरिया के सबसे महंगे मीट डिशेस में से थे। एक फिस्ट साइज मीट बॉल 3 से 5 युआन में बिकता था। जियान आई पहले कभी इसे लेने की हिम्मत नहीं करती थी। कई साल बीत जाने के बाद भी उसे हाई स्कूल के मीट बॉल का टेस्ट जानने की क्यूरियोसिटी थी। अब जब कोई उसका बिल पे कर रहा था तो जियान आई नेचुरली अपने पिछले जीवन के रिग्रेट्स को पूरा करना चाहती थी और इस ब्रेस्ड मीट बॉल का स्वाद लेना चाहती थी। लिन यी ने कुछ नहीं कहा और जेनरस होकर बिल पे कर दिया। जियान आई ने अपनी प्लेट उठाई और चली गई। ये साफ था कि उसका लिन यी के साथ लंच करने का कोई इंटेंशन नहीं था। COI यहाँ ग्वान टाओ पहले ही सीट ले चुकी थी और दूर से जियान आई को वेव कर रही थी। जब ग्वान टाओ ने जियान आई की प्लेट में मीटबॉल देखा तो उसकी आंखें सरप्राइज से खुल गईं। वाओ, COI, आखिरकार तुम इसे लेने के लिए तैयार हो गई। जियान आई के चेहरे पर स्माइल आया। उसने चॉपस्टिक से मीटबॉल को 2 हिस्सों में बांटा और आधा ग्वान टाओ की प्लेट में रख दिया। इतना बड़ा मैं अकेली नहीं खा सकती, बराबर बांट लेते हैं। ग्वान टाओ ने प्लेट में आधा मीटबॉल देखा और फिर इंडिफरेंट जियान आई की ओर देखा। वो सरप्राइज होकर बोली, COI, क्या बात है? नॉर्मली तुम हर महीने 2 से 300 युआन बचा लेती हो, लेकिन मीटबॉल लेने की हिम्मत नहीं कर पाती। जियान आई मुस्कुराई। ग्वान टाओ वाकई उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसने नोट किया, मैंने नहीं लिया। लिन यी ने पे किया। ग्वान टाओ की माउथ एग्जैजरेटेडली ओपन हुई। फिर डर के कारण कि लोग नोटिस कर ले, उसने क्विकली अपनी आवाज़ लो कर दी और आगे झुककर जियान आई को देखा। रियली, क्या तुम दोनों सच में फेक है? जियान आई ने ग्वान टाओ के वर्ड्स डिनाई किए और फिर एक पीस बीफ खाया। फिर उसने एक्सप्लेनेशन दी, लव लेटर की बात है। लिन यी सुबह मुझसे अपोलोजाइज करने आया तो मैंने उससे 1 महीने तक लंच फ्री में लेने को कहा। उसने कहा, जो खाना चाहो खाओ, वो ट्रीट करेगा। कल तुम क्या खाना चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूंगी। डैम, नो वे, COI, तुम बहुत बोल्ड हो। तुमने लिन यी से 1 महीने तक लंच फ्री में लेने की बात की। अगर उसके एडमायरर्स को पता चला तो वे तुम्हें लाइफ स्किन कर देंगे। ग्वान टाओ का टोन एग्जैजरेटेड था, लेकिन उसके शब्द जियान आई के लिए वरी से भरे थे। आखिरकार पॉन्ड वाला इंसिडेंट लिन यी की वजह से हुआ था, लेकिन जियान आई ने ग्वान टाओ की वरी पर रिएक्ट नहीं किया। उसने इंडिफरेंट स्माइल दी और बोली, मैं पहले भी 3 मीटर डीप पॉन्ड में गिर चुकी हूँ। मुझे उनसे डरने की क्या ज़रूरत है? अगर उन्हें ट्रबल करना है तो करें। मैं गरीब हूँ, जो नीचे है उसे गिरने से डरना नहीं चाहिए। अपने पिछले जीवन के 3 सालों में हाई स्कूल में उसने दूसरों से कम्पीट नहीं किया और हर काम में केयरफुल रही। फिर भी उसे रिस्पेक्ट नहीं मिली। लोग उसे लुक डाउन करते थे और उसकी प्राइड को कुछ नहीं मानते थे। अब जब वो रीबॉर्न हुई है, क्या वो अपने पिछले जीवन को दोहराने वाली थी? इम्पॉसिबल। इस जीवन में जियान आई कभी भी दूसरों की नज़र में कावर्ड नहीं होगी।
अगर कोई उसकी या उसके प्यार करने वाले की बुलिंग करेगा तो वो 10 गुना बदला लेगी। फिर मैं पोक रिब्स खाना चाहती हूँ, ग्वान टाओ मुस्कुराते हुए बोली। जियान आई ने अपनी आईब्रोज रेस की और नोट किया। नो प्रॉब्लम, इतनी बड़ी फ्री मील टिकट है, इसे यूज न करना वेस्ट होगा। चैप्टर 10, एक लड़ने के लिए तैयार है और दूसरा सहने के लिए तैयार है। दूसरी ओर लिन यी खाना खाते हुए जियान आई की तरफ नजर नहीं हटा पा रहे थे। 3 लोग एक ही टेबल पर बैठे थे। एक लंबा और पतला लड़का था जो ग्लासेस पहनता था और बहुत रिफाइंड दिखता था। उसका नाम गाओ यांग था। एक का ब्रॉन्ज स्किन था और शॉर्ट, नीट हेयर। उसकी बिल्ड स्ट्रॉन्ग थी और उसे यान टियन कहा जाता था। तीसरी एक लड़की थी, शॉर्ट हेयर वाली और एक्सेप्शनली प्रिटी। उसका नाम शिया कंगवान था और वो यान टियन की गर्लफ्रेंड थी। ये तीनों लिन यी के क्लासमेट थे और प्रैक्टिकली स्कूल में इंसेपरेबल थे। ये सभी स्कूल में रिलेटिवली फेमस लोग थे। लिन यी अपनी अटेंशन जियान आई पर लगाकर बैठे थे और तीनों एक दूसरे की ओर देखते नहीं रुक सके। यान टियन ने अपने चॉपस्टिक्स से लिन यी की प्लेट पर टपकाया। हे, क्या बात है? मत बताना कि तुम सच में उस सिली गर्ल को पसंद करने लगे हो। लिन यी अपने आप में लौट आए। उन्होंने तीनों की तरफ देखा और शेक करके कहा, नो, मुझे बस लगता है वो पहले जैसी नहीं है। हाँ, मुझे लगता है पॉन्ड में गिरने के बाद उसका दिमाग खराब हो गया होगा, यान टियन ने डिस्डेनफुल लुक के साथ कहा। कैसे हिम्मत हुई कि उसने तुमसे सीधे 1 महीने का लंच फ्री मांग लिया? ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ। मुझे उसे अपोलोजाइज करना ही होगा, है ना? लिन यी ने फ्राउन करते हुए विस्पर किया। गाओ यांग ने अपनी ग्लासेस को नोज पर पुश करते हुए कहा, ऑल्दो तुम सही हो, ली युन में ही थी जिसने उसे पॉन्ड में धक्का दिया। भले ही कॉम्पनसेशन देनी हो, ली युनमे को देनी चाहिए। तुम्हें 3 से 500 युआन की कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो तुम्हें एक्सटॉर्ट कर रही है। मैं कहूँ, तुम लोग बस अब खत्म करो ना। शिया कंगवान और नहीं सुन सकती थी। उसने चॉपस्टिक्स रख दी और अनहैप्पीली कहा, अगर तुम लोगों ने वो बेट नहीं की होती तो क्या वो पॉन्ड में गिरती? अब देखो क्या हुआ, तुम पूरी तरह खुद को अलग कर लेना चाहते हो। सुन लो, जियान आई अब ठीक है। अगर वो सच में डूब जाती तो आप सब रिस्पॉन्सिबल होते, और मैं हमेशा सोचती थी कि जियान आई एडवर्सिटी के सामने सबमिट करने वाली टाइप है। फिर भी आज उसने लिन यी से कॉम्पनसेशन मांगी। मैं, शिया कंगवान, सच में उसे एडमायर करती हूँ। शिया कंगवान ने लिन यी की तरफ देखा और कहा, लिन यी, यह मत सोचो कि तुम डिसएडवांटेज में हो। ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें उसे ट्रीट करना चाहिए। टीएसके, तुम किसके साइड में हो? दूसरों के लिए बोल क्यों रही हो? यान टियन ने शिया कंगवान को घूरते हुए कहा। शिया कंगवान ने चॉपस्टिक्स उठाई और कैजुअल टोन में रिप्लाई किया, मैं रीजनिंग कर रही हूँ, किन नहीं। जियान आई का टेम्पर नहीं है, लेकिन आप लोग कमजोर को बुली नहीं कर सकते। यान टियन कुछ बोलना चाहता था, लेकिन लिन यी ने उसे रोक दिया। कंगवान सही है, मैं पहले ही उसके लिए सॉरी महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं उसे कुछ मटेरियल कॉम्पनसेशन दूं तो बेटर फील होगा। हमारा जोक ओवरबोर्ड चला गया। फॉल्ट हमारा ही था। ऑलराइट, ठीक है। तुम दोनों में से एक लड़ने के लिए विलिंग है और दूसरा सफ़र करने के लिए। अब हम इस पर बॉदर नहीं करेंगे। तुम्हें उस पैसे की कमी नहीं है। एनीवे, यान टियन ने श्रग किया और पीछे लीन करते हुए दिखाया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लंच के बाद जियान आई सीधे क्लास में चली गई, लेकिन जैसे ही वो बैठी, सामने वाली लड़की क्विकली घूमी और विस्पर की, जियान आई, क्या तुम सच में लिन यी के साथ हो? उस लड़की का नाम जू जाओ जाओ था और आमतौर पर उसका जियान आई से ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं था। इस समय वो गॉसिप की बर्निंग क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकी, इसलिए उसने जियान आई से पूछा। जियान आई ने आफ्टरनून के टेक्स्ट बुक्स टाइडी करते हुए कामली रिप्लाई किया, नंबर। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।